नमस्कार साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं पर्यावरण अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। साथियों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेटों में नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कर लीजिए बेल आइकन प्रेस, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचनाएं आप सभी को प्राप्त हो सके। साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। तो आप सभी साथियों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, प्राथमिक जो समाजीकरण होता है मित्रों, वो हमेशा परिवार से होता है। आपको जब भी प्राथमिक समाजीकरण की बात की जाए, परिवार सबसे पहले देखना है। जिस ऑप्शन में परिवार हो वो प्राथमिक समाजीकरण से संबंधित होगा, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले परिवार के अंतर्गत आता है और परिवार में रहकर उसका सोशलाइजेशन होता है मित्रों। और परिवार के साथ साथ यहाँ पे मित्रों है, परिवार और मित्रों से ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विद्यालय है मित्रों, वो द्वितीय सेकेंडरी समाजीकरण है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है साथियों। ठीक है मित्रों, द्वितीय समाजीकरण विद्यालय है और प्राथमिक समाजीकरण परिवार होता है। आप सभी साथी इस बात को नोट कर लीजिएगा मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बाढ़ से सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा आश्रय स्थल उपयुक्त है। साथियों, बाढ़ जहाँ पर पानी अधिक बहता है वहाँ पर कौन से घर बनाए जाते हैं? मिट्टी की दीवारों और पत्तियों से बना घास फूस का घर, सीमेंट और ईंट से बना घर, विभिन्न प्रकार की चादरों से बना तंबू, लकड़ी या एल्यूमिनियम की सहायता से बांस पर बना घर। साथियों, जो ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र है वहाँ पर बांस के घर बने हुए होते हैं, लकड़ी या एल्यूमिनियम की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 बुध, ऑप्शन नंबर 2 शुक्र, ऑप्शन नंबर 3 मंगल, ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी। साथियों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में शारदा एक्ट लागू किया गया 1 अप्रैल 1929, 1 अप्रैल 1930, 1 नवंबर 2007, 19 मार्च 1891। तो आप सभी साथियों को बता देता हूँ साथियों, शारदा एक्ट जो था किसने बनाया था? अजमेर के रहने वाले थे हरविलास शारदा के द्वारा यह बनाया गया था। और हरविलास शारदा के समय ये बनाया गया था मित्रों। और उस समय लॉर्ड इरविन महोदय वायसराय थे। 1929 ईस्वी में इसे बनाया गया, लेकिन इसको भारत में जो लागू किया गया था साथियों, वो 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत बाल श्रम की न्यूनतम आयु निर्धारित है। साथियों, यहाँ पर कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पूछा है। और वैसे अगर हम हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 की बात करें, अनुच्छेद 24 जो कि बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम की न्यूनतम आयु 14 वर्ष मानी है। 14 वर्ष से कम के जो आयु के बालक होंगे वो क्या बाल श्रमिक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पूछा है। तो आप सभी साथियों को बता देता हूँ, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत बाल श्रम की जो आयु है वो 15 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। और एक प्रश्न ये भी ध्यान रखिएगा, कारखाना अधिनियम कब बना था? तो 1948 में बना था मित्रों। आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि सन से संबंधित प्रश्न इस कानूनों से प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। और इस कारखाना कानून अधिनियम के तहत जो महिलाएं थी, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको शाम के 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक काम करना निषेध माना गया था मित्रों। ठीक है, अपराध की श्रेणी माना गया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, 15 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भगवान पांची व परहान वस्त्र किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। साथियों, भगवान की जगह यहाँ पर आप भागवान पढ़े, भागवान भी आपको देखने को मिलता है, भागवान या भगवान कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है। तो भागवान में पांचवी परहान जो है वो झारखंड राज्य के वस्त्र है। भागवान पुरुषों के वस्त्र है और पांचवी परहान महिलाओं के भी वस्त्र है मित्रों। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। अर्णव राज चौहान के द्वारा, अजयपाल चौहान के द्वारा, अजय राज चौहान के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, सबसे पहले आपको जानना है कि आना सागर झील कहाँ अवस्थित है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आना सागर झील अजमेर में स्थित है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो अर्णव राज चौहान के द्वारा करवाया गया था। इनको अन्नाजी नाम से भी कहा जाता था। और अर्णव राज चौहान जो थे अजयपाल चौहान के पुत्र थे। साथियों, आप सभी साथी जानते रहिएगा, अर्णव राज चौहान अजयपाल चौहान के पुत्र थे। और अजमेर जो राज्य की स्थापना की थी वो अजय राज चौहान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 में अजय राज चौहान
13 ईस्वी मित्रों। इन सब के बारे में आप सभी साथी जानकारी रखिएगा। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, भारत का मक्का भी कहते हैं। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनको आप जानते रहिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थार महोत्सव कौन से जिलों में आयोजित किया जाता है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो साथियों जो थार महोत्सव है वो बाड़मेर जिले में आयोजित किया जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगर आपसे पूछे बीकानेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो ऊंट जो महोत्सव है वो बीकानेर मनाया जाता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। आप सभी साथी इन महोत्सवों के बारे में भी जानकारी रख लें, क्योंकि 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 महोत्सव होंगे और इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? शीतला माता का मेला, करणी माता का मेला, भरतरी का मेला, जीर्ण माता का मेला। साथियों बैलगाड़ी मेले के नाम से जो प्रसिद्ध मेला है वो शीतला माता का मेला है और जयपुर जिले के चाकसू क्षेत्र में भरता है। साथियों जयपुर के कहाँ भरता है? चाकसू में भरता है मित्रों। आप सभी साथी ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? आकोला चित्तौड़गढ़, बगरू जयपुर, मोलेला राजसमंद, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बेल बूटों की छपाई के लिए बगरू जयपुर का क्षेत्र जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है कमर पर, कान में, नाक में, पैर में। तो साथियों कंदोरा नामक जो आभूषण पहना जाता है वो कमर में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। कमर के जो अन्य आभूषण है जैसे करघनी, तगड़ी, कणकती, ये सब कमर के आभूषण है मित्रों, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पैंथर के लिए संरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व। साथियों पैंथर के लिए पूछा है जवाई, मोखला, बीड़ एमरोटू, शाकंभरी। तो साथियों पैंथर के लिए जो संरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व है वो जवाई है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए किस वृक्ष की पत्तियां सुखाकर बक्से में नीचे रखी जाती है? नीम, बरगद, अशोक, पीपल। साथियों जब हम वस्त्रों को सुरक्षित रखते हैं कि उसमें कीड़े ना लगे, इसके लिए हम नीम की पत्तियां सुखाकर बक्से में नीचे रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 60 दिन। अगर सदन का संसद का सदस्य बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है 60 दिन। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत के रूप में, क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में पूछा है साथियों। प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम। साथियों प्रतिशत के रूप में जो राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संसद, विधानसभा। तो साथियों राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है साथियों, कोल्लू मंडल से संबंधित देवता के गीत किस वाद्य के साथ गाए जाते हैं? सबसे पहले आप सभी साथी बताइएगा कमेंट करके कि कोल्लू मंडल से संबंधित कौन से देवता थे। ऑप्शन नंबर 1 है रावण हत्ता, माठ वाद्य, जंतर, मंजीरा। साथियों कोल्लू मंडल से जो संबंधित लोक देवता थे वो पाबूजी थे। आप सभी साथी जानते रहेगा। कोलमुंड फलोदी जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में इनका मुख्य स्थान है। आप सभी साथी जानते रहेगा। और इनकी जो गाथाएं होती हैं, इनकी जो प्रसिद्ध कथा है पाबूजी के जो पावड़े प्रसिद्ध है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रैबारी जाति के लोग गाते हैं। साथियों आप सभी साथी इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी करनी पार उतरनी का भावार्थ है। ऑप्शन 1 किसी के फंदे या जाल में फंसना। ऑप्शन 2 बुरे कुल में सज्जन व्यक्ति का जन्म। ऑप्शन 3 कर्मों का फल प्राप्त करना। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर अपनी करनी पार उतरनी अर्थात जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, तो अर्थात कर्मों का फल प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण द्वारा अधिगम को आसान बनाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, उपरोक्त सभी। तो साथियों पर्यावरण अध्ययन शिक्षण द्वारा अधिगम को आसान बनाने हेतु हम दृश्य श्रव्य साधन सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा, इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों कवक के कारण जो रोग होता है वो होता है त्वचा का प्रदाह। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों त्वचा का प्रदाह क्या होता है? त्वचा में किसी भी स्थान पर सूजन आ जाना, ताप एवं पीड़ा का अनुभव होना, ये सब क्या है? त्वचा प्रदाह। जैसे फोड़े फुंसी होते हैं, घाव हो जाता है, सूजन का होना, जुकाम, आँख दुखना, कान का बहना, क्षय रोग, ये सब किसका है? प्रदाह के उदाहरण है साथियों, त्वचा का प्रदाह है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कवक के कारण जो होने वाले प्रमुख रोग है वो कौन कौन से होते हैं? जैसे गंजापन, दमा, जिसे हम अस्थमा भी कहते हैं, दाद, खाज, और एक महत्वपूर्ण जो रोग है वो है एथलीट फुट। ठीक है साथियों, आप सभी साथी जानते रहिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पोलियो जो रोग है वो वायरस के द्वारा होता है, संक्रामक बीमारी, एक प्रकार से लकवा हो जाता है इसमें। और हैजा जो बीमारी है साथियों एक प्रकार की बैक्टीरिया जनित बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, और ये इससे आंत जो है हमारी प्रभावित होती है, शरीर का क्षेत्र आंत प्रभावित होता है मित्रों। इसमें निर्जलीकरण होने की समस्या होती है, व्यक्ति को अत्यधिक उल्टी होती है, दस्त लग जाते हैं, अतिसार का होना, ये सब क्या है? हैजा के उदाहरण है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कवक पूछा गया है जो कि त्वचा के प्रदाह से संबंधित, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने वाली भाखड़ा नहर किस बांध से निकाली गई है? साथियों भाखड़ा नहर कौन से बांध से निकाली गई है? नांगल बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज, पोंग बांध। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नांगल बांध से निकाली गई है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए? हर्बर्ट स्पेंसर, B.F. स्किनर, आर्मस्ट्रॉन्ग, मोरे मॉन्टेसरी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि बालक को कम से कम बताना चाहिए और उनसे अधिक स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आंसू रचित उपकरण द्वारा बालकों में विकसित होती है सृजनात्मक शक्ति, अन्वेषण प्रेरणा, वैज्ञानिक समस्या सुलझाने कौशल, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। साथियों आंसू रचित उपकरण यदि बालक बनाएंगे तो उसमें बालकों में क्या विकसित होगी? सभी क्षमताएं विकसित होगी। आप सभी साथी आंसू रचित उपकरण क्या होते हैं? साथियों हमारे जो पिछले प्रैक्टिस सेट हुए हैं उसमें विस्तृत रूप से बताया गया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगले प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? छपाई अच्छी हो, पुस्तक आकार में छोटी हो, पाठ्य पुस्तक का विषय वस्तु सुस्पष्ट एवं पूर्ण हो, उपयुक्त सभी। साथियों पाठ्य पुस्तक अगर हम चुनाव कर रहे हैं तो ये सभी विशेषताएं पाठ्य पुस्तक की होनी चाहिए, अच्छी भी होनी चाहिए, छोटी भी होनी चाहिए, और सब विषय वस्तु सुस्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चित्रों के चयन का आधार होना चाहिए। आप यदि पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, तो आप चित्र का चयन करना चाहते हैं बच्चों को समझाने के लिए, तो क्या करेंगे? किस आधार पर आप चुनेंगे? चित्रगत वस्तुओं का आकार कैसा है, वस्तुओं के रंग, चित्रगत वस्तुओं के रंग कैसे हैं, यथार्थ वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण करने वाला चित्र या उपरोक्त सभी। तो साथियों चित्रों का चयन करते समय ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक नया पाठ शुरू करने से पहले मजेदार गतिविधियों का उद्देश्य। कोई भी हम अगर नया पाठ करते हैं कक्षा में, उससे पहले अगर हम कोई मनोरंजक गतिविधियाँ, मजेदार गतिविधि करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? छात्रों को प्रेरित और ऊर्जावान करना, शिक्षक के काम का बोझ कम करना, उन्हें तनाव मुक्त बनाना, छात्रों को अनुशासित करना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 छात्रों को प्रेरित करने और ऊर्जावान करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्ययन की स्रोत विधि का मुख्य उद्देश्य है? साथियों स्रोत विधि यह छात्रों को आलोचनात्मक सोच विकसित करने में सक्षम बनाता है, छात्रों की कल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को डेटा एकत्रित करने और संबंधित डेटा को व्यवस्थित करने के लिए कौशल विकसित करने में सक्षम बनाता है, उपरोक्त सभी ये सभी। साथियों जो स्रोत विधि है, हम इनसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों से विभिन्न प्रकार के तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सभी विशेषताएं, आलोचनात्मक सोच विकसित होगी, कल्पना को प्रोत्साहित होगा डाटा एकत्रित करने में, और डाटा एकत्रित करने व्यवस्थित करने के लिए हमारा कौशल विकसित होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, EVS के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहचाना गया संकेतक से संबंधित भविष्यवाणी, परिकल्पना और अर्थाव्यन कर सकता है? साथियों हम किसी भी चीज़ की कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से भविष्यवाणी कर सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं कि संभावित प्रश्नों के उत्तर पर हम जा सकते हैं। तो किसके माध्यम से? विश्लेषण करने पर, स्पष्टीकरण करने पर, वर्गीकरण, प्रयोग। साथियों अगर हम किसी चीज़ का विश्लेषण कर पाएंगे, अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, तो हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा जल को भूमिगत टैंक में संग्रहित किया जा सकता है, इस तकनीक को डैश के रूप में जाना जाता है? मछली घर,
पेट्रोलियम, पोल्ट्री, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। साथियों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ऑप्शन ने इसको और ज़्यादा सिंपल बना दिया है। तो आप सभी साथी बता सकते हैं वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला प्रश्न है साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, अल्फा विविधता दर्शाती है प्रजाति समृद्धि, प्रजाति क्षमता, ए और बी दोनों, प्रजातियों, समृद्धि और प्रभुत्व। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रजाति समृद्धि। आप सभी साथी जानते होंगे अल्फा विविधता क्या होती है। साथियों जैव विविधता जो होती है, जैव विविधता को मापने की 3 विधियां होती है, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। साथियों अल्फा जो विविधता होती है किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की संख्या कितनी है ये पता लगाती है कि प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, अर्थात प्रजाति की समृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर अल्फा विविधता प्रजाति की समृद्धि को दर्शाती है। साथियों आप सभी साथी ध्यान रखिएगा। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी साथियों को हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी हमारी इन निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठा सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद।